तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मराठा आरक्षण की आंदोलन की मांग को लेकर, जिसको लेकर आंदोलन 14वें दिन चल रहा है और हिंसा और आगजनी कई जगह देखने को मिली। आंदोलनकारियों ने सुबह पुणे बेंगलुरु हाईवे को नवाले ब्रिज के पास जाम कर दिया और इस बीच सड़क पर टायर जलाकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद आंदोलनकारी बीच सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। जलते टायरों से उठते काले धुएं के बीच कुछ कार्यकर्ता आंदोलन का झंडा लहराते हुए नजर आए। पुणे पुलिस ने रास्ता रोकने और सड़क पर टायर जलाने के आरोप में करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। चूंकि आंदोलन की आग धीरे धीरे राज्य के बड़े हिस्से में फैल गई है, इसलिए इसके असर से मुंबई भी अछूती नहीं रही है। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हसन मुश्रीफ आंदोलनकारियों के निशाने पर आ गए और अजीत पवार गुट के इस नेता के कोलाबाद स्थित दफ्तर के बाहर खड़ी कार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों के तेवर देख वहां से गुजरने वाले लोग दहशत में आकर भागने लगे। हालांकि कुछ देर में मौके पर पुलिस पहुंच गई और कार पर हमले के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। चूंकि हमलावरों ने सरकार में शामिल नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया, इसलिए पुलिस ने एहतियात बरतते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत तमाम मंत्रियों और कुछ नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी। हालांकि कई जगहों पर मराठा आंदोलन की मांग करने वाले लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन किया, जिसकी एक झलक पुणे में दिखी। यहां वर्कर्स यूनियन की अपील पर छत्रपति शिवाजी महाराज मार्केट पूरी तरह से बंद रहा। आज सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक अनशन होने वाला है, तो उसके लिए ये पूरा मार्केट बंद रखा है। बताया गया कि आमतौर पर इस बाजार में हर दिन करीब 20,000 से 25,000 लोग आते हैं। इस बार मराठा आंदोलन का केंद्र बीड शहर बना और वहीं से सबसे ज्यादा हिंसा भी हुई। इसीलिए पुलिस प्रशासन की हालात पर पैनी नजर बनी हुई है, जिसकी बड़ी वजह 2 दिन पहले बीड में हुई आगजनी की तस्वीरें भी रही। आरक्षण के लिए गुस्से की धधकती हुई इस आग के अलावा शहर में कई जगहों पर तोड़फोड़ और पथराव की तस्वीरें भी सामने आईं। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में अब तक 15 एफआईआर दर्ज की और 95 लोगों को हिंसा में शामिल होने के आरोप में पकड़ा। हालात का आकलन करने के बाद सोमवार से बीड में जारी कर्फ्यू उठा लिया गया, लेकिन इलाके में धारा 144 और इंटरनेट बंद रखने के फैसले को फिलहाल जारी रखा गया है। चूंकि मराठा आंदोलन की मांग को लेकर मनोज जरांगे जालना में अनशन पर बैठे हैं, इसलिए आज सुबह से जालना में भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। जाहिर है पुलिस और प्रशासन आंदोलनकारियों के मूड को देखते हुए फूंक फूंक कर हर कदम रखने लगा है, लेकिन इस बीच इस मसले ने सियासी रंगत भी पकड़ ली और कई दलों के विधायक मंत्रालय की सीढ़ियों पर बैठकर मराठा आरक्षण के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। नारे वही जो कई दिनों से सड़कों पर भी गूंजते रहे। प्रदर्शनकारी विधायकों ने सरकार से विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर मराठा आरक्षण का फैसला करने की मांग की। इस बीच इस आंदोलन से दलित समाज के कार्यकर्ता भी जुड़ गए, जो मुंबई के लोअर परेल में आंदोलन में शामिल हुए। चूंकि मराठा आरक्षण का मतलब सीधे सीधे सियासी नुकसान है, इसीलिए महाराष्ट्र की कोई बड़ी पार्टी इसका विरोध नहीं कर सकती। इस मुद्दे से अपने अपने हिस्से का फायदा उठाने के लिए तमाम दलों ने होड़ शुरू कर दी है और मराठा आरक्षण के समर्थन में एनसीपी के कुछ विधायक भी विधान भवन के बाहर प्रदर्शन पर उतर आए। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद विनायक राउत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुलाकात का वक्त देने के लिए चिट्ठी लिख डाली, जिसमें मराठा और धनगर आरक्षण पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में हालात बेकाबू न हो जाएं, इसे ध्यान में रखकर महाराष्ट्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी दलों के 32 नेता शामिल हुए, जिनमें महाराष्ट्र एनसीपी के दिग्गज शरद पवार भी थे। मराठा समाज को आरक्षण मिले और इस आंदोलन में किसी तरीके की हिंसा न हो, इस मुद्दे पर सरकार सहित सभी दल पूरी तरह से एकमत रहे। मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे
ही भूमिका ही सरकारची आहे। बैठक में विपक्ष के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार में डबल इंजन की सरकार होने से तालमेल बनाकर दिसंबर तक मराठा आरक्षण दिलाने, संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाने और साथ ही मराठा और कुणबी आरक्षण एक साथ देने की मांग की। इसके साथ ही सभी दलों ने मनोज जरांगे से भी अनशन तोड़ने की अपील की। सर्व पक्षाच्या लोकांनी मनोज जरांगे पाटील यांना देखील आवाहन केलेलं आहे की आपण देखील या प्रक्रियेला सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे। हालांकि सर्वदलीय बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर कोई फैसला नहीं हो पाया। बैठक में दूसरे समाज के आरक्षण को नुकसान पहुंचाए बिना मराठा आरक्षण देने पर सहमति बनी और कानूनी प्रक्रिया के लिए कुछ समय की मांग भी मनोज जरांगे पाटिल से की गई और साथ ही उनसे अनशन खत्म करने का भी आग्रह किया गया। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट को एक बात का मलाल जरूर रहा, जिसकी वजह पार्टी के सबसे बड़े नेता उद्धव ठाकरे को इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया जाना रहा। आप उनको नहीं बुलाते ऐसे महत्वपूर्ण बैठक में, इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है समाज में। इस बीच मराठा आंदोलन के चलते मराठाओं को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया गया। धाराशिव में कलेक्टर ने मराठा समुदाय को पहला कुणबी प्रमाण पत्र बांटा। हालांकि ओबीसी समाज में मराठा समाज को कुणबी जाति में शामिल करने को लेकर विरोध के सुर सुनाई पड़ने लगे। असल में कुणबी खेती बाड़ी से जुड़ा वो समुदाय है जिसे महाराष्ट्र में ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। दावा है कि सितंबर 1948 तक मराठाओं को कुणबी माना जाता था और मनोज जरांगे ने भी मराठियों को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट देने की मांग की थी, जिस पर वो आज भी कायम दिखे। कायदा पारित करने के लिए आधार चाहिए था दस्तावेज का, यानी कि पुरावे। वो तो मिल गए आपको, फिर क्यों नहीं दे रहे आप महाराष्ट्र को पूरे आप कुणबी प्रमाण पत्र ओबीसी में क्यों नहीं देते? चूंकि मौजूदा सरकार मराठा समाज के कुछ लोगों को ही कुणबी प्रमाण पत्र दे रही है, इसलिए मनोज जरांगे को यह फैसला मंजूर नहीं। हमको मान्य नहीं आधा, इसलिए हम देखते हैं, नहीं तो हम जेल छोड़ देंगे आज शाम से। अनशन कर रहे जरांगे की जल त्यागने की यही जिद सरकार की चिंता की बड़ी वजह है। छत्तीसगढ़ के कुछ नक्सलियों ने अपने इलाके के लोगों को वोट न देने की धमकी दी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने पुलिस और चुनाव कर्मियों को अपने इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी। यही नहीं, नक्सलियों ने इलाके के लोगों को भी वोटिंग का बहिष्कार करने की धमकी दी। मध्य प्रदेश में वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस एक विशेष अभियान शुरू करेगी। ये अभियान 3 नवंबर से शुरू होगा और 13 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से दी जाने वाली 11 गारंटियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अलवर की तेजारा सीट से बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ नामांकन भरने पहुंचे। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहे। बाबा बालकनाथ ने सभा में कांग्रेस पर हमला करते हुए 300 साल पुराने शिव मंदिर का मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के चुनावी अखाड़े में ताल ठोकते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनौती दे डाली। अलवर की चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा और उदयपुर में मारे गए कन्हैयालाल का जिक्र करते हुए गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि अगर कन्हैयालाल का मर्डर उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो गुनहगारों का अंजाम कुछ और होता। गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्थान में गो तस्करी का महिमा मंडन होता है और मंदिरों पर बुलडोजर चलते हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि तालिबान और हमास जैसी मानसिकता रखने वालों का इलाज हनुमान जी की गदा ही करेगी। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि यूपी में बुलडोजर की सरकार ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं। बुलडोजर की सरकार वहां पर है, तो बुलडोजर कभी राइट लेफ्ट घूम गया तो पता नहीं किसके घर में घुस जाएगा। ये कोई राज है, डेमोक्रेसी है ये। कुछ लोग खुश होते हैं इससे, कुछ लोग खुश हो जाते हैं इन बातों से, और कानून का राज नहीं रहेगा तो आप हम लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। कानून का राज रहना सबसे आवश्यक होता है। 28 जून 2022 को कुछ कट्टरपंथियों ने उदयपुर में पेशे से दर्जी रहे कन्हैयालाल की गला काट कर हत्या कर दी थी।